तो दोस्तों कैसे हो आप सब। आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को एक दिशा दे रहे होंगे। आज हम लोगों को पढ़ना है हार्मोन्स और जनन ग्रंथियां। इसके तहत आप लोगों को पढ़ना होता है कि इन हार्मोन्स के जो भी हमारे शरीर में हार्मोन्स पाए जाते हैं उनका क्या क्या रोल होता है। कि बता जैसे पूछ लेता है कि बताओ बर्थ इंजेक्शन किसे कहते हैं, मिल्क इंजेक्शन किसे कहते हैं, कौन से हार्मोन्स का प्रयोग करके सब्जियों का आकार बढ़ाया जाता है। आप लोग कहते हो ना कि इंजेक्शन लगा, सुई लगावल सब्जी आ रहा है, तो उस सब्जी में कौन से हार्मोन्स का प्रयोग करके उनका आकार वृद्धि किया गया है वो पूछ लेता है। और पूछता है किसे लड़ो उड़ो भागो हार्मोन्स कहते हैं, किसे इमरजेंसी हार्मोन्स कहते हैं, फोरियस ग्रंथि किसे कहते हैं, और बाकी सारे ऐसे हम लोग ग्रंथि और हार्मोन्स के बारे में जानेंगे। देखो अब हमारे शरीर में जो हार्मोन्स है वो किसके माध्यम से स्रावित होता है, ग्रंथियों के माध्यम से। तो ग्रंथि हार्मोन्स क्या होते हैं पहले हम लोग यही जान लेते हैं। सबसे पहले नॉर्मल हार्मोन्स क्या होते हैं इनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। देखो हार्मोन्स कई बार क्वेश्चन पूछा गया कि हार्मोन्स क्या होते हैं। तो हार्मोन्स क्या होते हैं बाबू, हार्मोन्स एक प्रकार के प्रोटीन होते हैं। क्या होते हैं, हार्मोन्स एक प्रकार के प्रोटीन के बने होते हैं, ठीक है ना, प्रोटीन के बने होते हैं। ये आपको ध्यान में रखना है नॉर्मली चीज। हार्मोन्स क्या होते हैं, हार्मोन्स एक प्रकार के प्रोटीन के बने होते हैं। हार्मोन्स कहां स्रावित होते हैं, लिखो यह अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा स्रावित होते हैं। अंतःस्रावित ग्रंथि द्वारा स्रावित होते हैं, ठीक है ना। अब अंतःस्रावी ग्रंथि का मतलब क्या होता है, देखो हमारे शरीर में कई प्रकार के रस स्रावित होते हैं, जिनमें से एक रस क्या होता है, हार्मोन्स भी होता है। इसके अलावा भी और सारे रस होते हैं। देखो अगर कोई रस सीधे खून की नली में मिल जाए तो उसे कहते हैं अंतःस्रावी ग्रंथि कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू, अंतःस्रावी ग्रंथि के रूप में या अंतःस्रावी रस के रूप में जाना जाता है। तो अंतःस्रावी ग्रंथि का मतलब जिसका संबंध, मतलब कोई भी रस हमारे शरीर में अगर स्रावित होता है, जैसे कि हार्मोन्स, अगर हार्मोन्स हमारे शरीर में स्रावित होंगे तो वो सीधे कहां होंगे, खून की नलिकाओं से मिल जाएंगे। और बाकी जो खून की नली से नहीं मिलते हैं उन्हें जैसे बहिस्रावी ग्रंथि के रूप में जाना जाता है। अब बहिस्रावी के रूप में देख लो बाबू, आपने देखा होगा पाचन तंत्र जब हम आपको पढ़ा रहे थे तो उसमें जो भी HCl है, लाइपेज है, एमाइलेज है, वो सारे जो रस स्रावित हो रहे थे वो सारे रस कहां मिल रहे थे, वो आपके भोजन से मिल रहे थे। कहां पे मिल रहे थे बाबू, वो आपके भोजन से मिल रहे थे। तो वो खून से डायरेक्ट खून की नली से नहीं जुड़ रहे थे, तो इस वजह से इन्हें क्या कहा जाता था, बहिस्रावी ग्रंथि के रूप में जाना जाता था। जैसे जठर ग्रंथि जो थी, जठर ग्रंथि, ये जठर ग्रंथि क्या करती थी, जठर रस छोड़ती थी, जठर रस छोड़ती थी। और जठर ग्रंथि कहां पाई जाती है, आपके अमाशय में पाई जाती है, अमाशय में। अब बाबू अमाशय में पाई जाती है जठर ग्रंथि, और ये जठर ग्रंथि रस छोड़ती थी। और ये रस जो छोड़ती थी इसमें HCl था, एमाइलेज था, लाइपेज था, तो ये सारे चीज रस छोड़ती थी। अब ये जो जठर ग्रंथि हुई ये किस प्रकार की ग्रंथि हुई, ये बहिस्रावी ग्रंथि का उदाहरण हुआ। लेकिन जो हार्मोन्स है बाबू, जो हार्मोन्स है वो क्या है, अंतःस्रावी ग्रंथि के रूप में जाना जाता है, ठीक है। जिसका संबंध जो रस सीधे खून में मिल जाएगा उसे बहिस्रावी ग्रंथि के रूप में जाना जाएगा। जैसे हार्मोन्स भी एक प्रकार का रस है जो कहां छोड़ा जाता है, हमारे खून में सीधे मिल जाता है। इन्हें हार्मोन्स के बारे में एक लाइन और लिख लो। अब आपको यह समझ में आ गया होगा कि अंतःस्रावी ग्रंथि और बहिस्रावी ग्रंथि में क्या अंतर है। जो सीधे, जिसका संबंध सीधे ब्लड की नली से होता है वो हार्मोन्स से संबंधित होगा, और जो बहिस्रावी ग्रंथि जो खून से ब्लड की नली से नहीं संबंधित होगा उन्हें बहिस्रावी ग्रंथि के रूप में, जैसे जठर रस आप ले सकते हो, ठीक है ना। भोजन को पचाने वाले सभी रस इसी के अंतर्गत आएंगे, किसमें आएंगे, बहिस्रावी ग्रंथि के रूप में आएंगे, ठीक है ना। तो ये आपको ध्यान में रखना है। केवल और केवल छोड़ के क्या, अग्नाशय, अग्नाशय नाम सुने हो ना, अग्नाशय क्या है, कैसी ग्रंथि है, ये अंतःस्रावी और बहिस्रावी दोनों का गुण रखती है। ये ध्यान में रखें क्योंकि ये भी कई बार क्वेश्चन आपसे पूछा गया। अग्नाशय कैसी है, यह मिश्रित ग्रंथि है, और कहीं कहीं आपको मिल जाएगा यकृत के बारे में, ठीक है ना। तो आपको बेसिकली अग्नाशय के बारे में ध्यान रखना है कि ये अंतःस्रावी और बहिस्रावी दोनों का गुण प्रदर्शित करती है। उसके अलावा हार्मोन्स को लिखो, यह रासायनिक संदेशवाहक होते हैं।
ठीक है, रासायनिक संदेश वाहक होते हैं। ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना। हार्मोन्स क्या होते हैं? रासायनिक संदेश वाहक होते हैं। तो बेसिकली अभी आपको ये समझ में आ जाएगा कि संदेश वाहक क्यों कहा जाता है अभी, क्योंकि इनके बारे में ही पूरा पढ़ना है। तो उसके बाद आपको ये समझ में आ जाएगा कि रासायनिक संदेश वाहक क्यों कहते हैं। 2 मिनट आप रुकिए, ठीक है ना। तो हम लोग देख लेते हैं कि आखिर कौन कौन, ये 3 पॉइंट आप नोट कर लो। अब जितने भी हम हार्मोन्स आपको लिख रहे हैं, लिस्ट बना रहे हैं, वो सारे के सारे कैसे होंगे? अंतःस्रावी ग्रंथि के उदाहरण होंगे। ठीक है ना। तो आपसे क्वेश्चन पूछता है कि अंतःस्रावी और बहिःस्रावी ग्रंथियां कौन सी होती हैं, मिश्रित प्रकार की ग्रंथि कौन सी है, तो ये आपको ध्यान में रखना। तो अभी जितना भी हम हार्मोन्स के बारे में जितनी ग्रंथियां दिखा रहे हैं वो सब किसके उदाहरण होंगे? अंतःस्रावी ग्रंथि के। तो हम लोग एक एक करके देख लेते हैं कि कौन कौन से हार्मोन्स ग्रंथियां हैं। देखो, हार्मोन्स ग्रंथियों में पहला आता है पीयूष ग्रंथि। कौन सी आती है बाबू? पीयूष ग्रंथि। पहला है पीयूष ग्रंथि, दूसरा है थाइमस, दूसरा लिखो थायराइड ग्रंथि। दूसरा कौन सा ग्रंथि है? थायराइड ग्रंथि। तीसरा लिखो बाबू पैराथायराइड। पैराथायराइड ग्रंथि। चौथा लिखो बाबू थाइमस ग्रंथि। चौथा ग्रंथि है थाइमस ग्रंथि। पांचवा लिखो बाबू एड्रिनल ग्रंथि। एड्रिनल एड्रिनल ग्रंथि लिखो। छठा लिखो बाबू पीनियल ग्रंथि। ठीक है, ये सारी ग्रंथियां, ये 6 वो ग्रंथियां क्या करेंगी? हार्मोन्स को स्रावित करेंगी। मतलब कोई ग्रंथि मान लो यहां से क्या निकलेगा? हार्मोन्स निकलेगा। तो हार्मोन्स को छोड़ने वाली ये सारी ग्रंथियां हैं। तो आपको ये ध्यान में रखना है। तो ये सब के सब किसके उदाहरण होंगे? पहली बात तो सब के छवों को छवों ये आपके अंतःस्रावी ग्रंथि का उदाहरण होगा। पहली बात तो आपको ये ध्यान में रखना, किसके उदाहरण होगा? अंतःस्रावी ग्रंथि के सब कौन है? उदाहरण है पीयूष ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, पैराथायराइड ग्रंथि, थाइमस ग्रंथि, एड्रिनल ग्रंथि, पीनियल ग्रंथि। ये छवों के छवों बाबू किसके उदाहरण है? ये सब अंतःस्रावी ग्रंथि के उदाहरण है। अब यही ग्रंथियां आपको क्या करेंगी? हार्मोन्स का उत्सर्जन करेंगी। ठीक है ना, हार्मोन्स को स्रावित करेंगी। तो हम लोग देख लेते हैं पहले एक एक करके हम लोग छवों के बारे में विशेषता देख लेते हैं कि किसको क्या क्या विशेषता है और वो कौन कौन सा काम करते हैं, कौन कौन सा हार्मोन स्रावित करते हैं। तो देख लेते हैं बाबू। अब देखो, पहला हम लोग लिखते हैं पीयूष ग्रंथि के बारे में। पहला हेडिंग आप डालो पीयूष ग्रंथि। लिखो पीयूष ग्रंथि को इसे मास्टर ग्रंथि कहते हैं। लिखो इसे मास्टर ग्रंथि कहते हैं। इसे मास्टर ग्रंथि कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? इसे मास्टर ग्रंथि कहते हैं। इसे मास्टर ग्रंथि कहते हैं। अभी क्यों कहते हैं ये भी समझ में आ जाएगा आपको। देखो, इस ग्रंथि का नियंत्रण, इस ग्रंथि का नियंत्रण हाइपोथैलेमस के द्वारा किया जाता है। हाइपोथैलेमस के द्वारा किया जाता है। देखो, अब इसे मास्टर ग्रंथि क्यों कहते हैं? देखो, जो पीयूष ग्रंथि है, जो पीयूष ग्रंथि है बाबू, ये क्या करता है? पीयूष ग्रंथि है, पीयूष ग्रंथि के अंतर्गत कई सारे काम किए जाते हैं। जैसे यह काम करता है, यह सोमैटोट्रोपिक हार्मोन्स, सोमैटोट्रोपिक हार्मोन छोड़ता है। यह क्या करता है? मेलानिन स्टिमुलेटिंग हार्मोन छोड़ता है। यह लेक्टोजेनिक छोड़ता है। क्या करता है? लेक्टोजेनिक हार्मोन्स छोड़ता है। लेक्टोजेनिक हार्मोन छोड़ता है। ऑक्सीटोसिन हार्मोन छोड़ता है। ठीक है, ऑक्सीटोसिन हार्मोन। अब इतनी सारे जो हार्मोन्स हैं बाबू, सोमैटोट्रोपिक हार्मोन्स,
मेलानिन स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स, लेक्टोजेनिक हार्मोन्स, ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स, ल्यूटिनाइजिंग हाइजिंग हार्मोन्स, ये जो सारे हार्मोन्स हैं, इन हार्मोन्स का राजा कौन है बाबू? इस हार्मोन्स का नियंत्रण कौन है? इस हार्मोन्स को देखभाल कौन करता है? तो पीयूष ग्रंथि करता है। कौन करता है बाबू? पीयूष ग्रंथि करता है। कौन करता है? पीयूष ग्रंथि। और इस पीयूष ग्रंथि का राजा कौन है? इस पीयूष ग्रंथि को कौन नियंत्रित करता है? तो हाइपोथैलेमस करता है। कौन करता है बाबू? हाइपोथैलेमस करता है। समझ में गया? मतलब हाइपोथैलेमस किसका नियंत्रण करता है? पीयूष ग्रंथि। और पीयूष ग्रंथि किसका नियंत्रण करता है? इन सब का नियंत्रण करता है। मतलब इन सब का राजा ये है। इन सब का राजा कौन है? पीयूष ग्रंथि। और पीयूष ग्रंथि का राजा कौन है? हाइपोथैलेमस। तो इसी वजह से पीयूष ग्रंथि को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? मास्टर ग्लैंडी। क्योंकि मास्टर ग्लैंड कहा जाता है क्योंकि ये पीयूष ग्रंथि बाकी सभी ग्रंथियों को क्या करता है? नियंत्रित करता है। क्या करता है बाबू? सभी ग्रंथियों को ये नियंत्रित करता है। तब अब इनके बारे में एक एक करके हम लोग पढ़ लेते हैं। आखिर ये अगर पीयूष ग्रंथि का काम क्या है? इन सब का नियंत्रण करना, तो इनका भी तो कुछ काम होगा बाबू। इनका भी तो कुछ काम होगा। कौन सा वृद्धि करता है? शरीर की वृद्धि कौन करता है? कौन सा शरीर को रंग प्रदान करता है? जैसे हम लोग, कोई काला है, कोई गोरा है, तो कोई तिल है किसी के शरीर पे, तो ये सब कौन नियंत्रित करता? तो मेलानिन स्टिमुलेटिंग हार्मोन। बताओ, बच्चे के जन्म के बाद माता शरीर में दूध निर्माण करने वाले हार्मोन्स का क्या नाम है? ग्रंथि का क्या नाम है? तो लेक्टोजेनिक हार्मोन्स। ठीक है ना? ऑक्सीटोसिन ये क्या करता है? ये करता है हमारे शरीर में, जब बच्चा पैदा हो जाता है तो दुग्ध स्राव को प्रेरित करता है। क्या करता है? एक तो दूध निर्माण करेगा और एक दूध स्रावित करता है। ठीक है ना? और इसके अलावा सब्जियों में भी इसका काम है। तो हम लोग एक एक करके इनके बारे में लिखना शुरू करते हैं। ठीक है ना? तो लिखो, ये सब का सब अभी कहां चल रहा? अभी पीयूष ग्रंथि के अंतर्गत ही चल रहा है। ठीक है ना? आपको अभी पीयूष ग्रंथि ही चल रहा है, क्योंकि पीयूष ग्रंथि क्या है? मास्टर ग्रंथि है। और मास्टर ग्रंथि के अंतर्गत कई सारे काम होते हैं। तो पहला हार्मोन्स लिखो, इसके अंतर्गत लिखो, पहला मेलानिन स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स। ठीक है ना? इसी को कहते हैं, लिखो इसका फुल फॉर्म। अच्छा, पहले लिखो सोमैटोट्रॉपिक हार्मोन्स। पहला था सोमैटोट्रॉपिक हार्मोन्स। लिखो सोमैटोट्रॉपिक हार्मोन्स। ठीक है? सोमैटोट्रॉपिक हार्मोन्स, या इसी का नाम है वृद्धि हार्मोन्स। वृद्धि हार्मोन्स। ठीक है ना? हम इसी को क्या कहते हैं? वृद्धि हार्मोन्स के रूप में भी जाना जाता है, या ग्रोथ हार्मोन। ठीक है ना? इसी को क्या कहते हैं? इसी को कहते हैं सोमैटोट्रॉपिक हार्मोन्स, या एसटीएच कहते हैं। और एसटीएच का फुल फॉर्म होता है सोमैटोट्रॉपिक हार्मोन्स। और सोमैटोट्रॉपिक हार्मोन्स को ही क्या कहते हैं? वृद्धि हार्मोन्स के रूप में जाना जाता है। ये क्या करता है? शरीर की लंबाई को नियंत्रित करता है या बढ़ाता है। देखो, यह शरीर की लंबाई को नियंत्रित करता है। लंबाई को नियंत्रित करता है। ठीक है ना? नाम से ही पता चल जा रहा है, नियंत्रित करता है। क्या करता है बाबू? सोमैटोट्रॉपिक हार्मोन्स क्या करता है? शरीर की लंबाई को नियंत्रित करता है। तो पूछेगा, बताओ शरीर में, हमारी शरीर की लंबाई को नियंत्रित करने वाले हार्मोन्स का क्या नाम है? तो हमारे शरीर की लंबाई को नियंत्रित करने वाले हार्मोन्स का नाम है सोमैटोट्रॉपिक हार्मोन्स या ग्रोथ हार्मोन्स। ठीक है ना? अब एक बात मुझे बताओ, अगर सोमैटोट्रॉपिक हार्मोन्स हमारे शरीर में कम हो जाए, क्या हो जाए? कम हो जाए। एक दो चीज हो सकता है, या तो कम हो जाए या तो ज्यादा हो जाए। ठीक है ना? अगर मान लो सोमैटोट्रॉपिक हार्मोन्स हमारे शरीर में कम बनता है, तो क्या होगा? बच्चा कैसा हो जाएगा? बौना। कैसा हो जाएगा बाबू? बौना। कैसा हो जाएगा? बौने। तो छोटा हो जाएगा। आपने बौने को देखा है ना? तो बौने कैसे होते हैं? छोटे होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि उनके अंदर सोमैटोट्रॉपिक हार्मोन्स क्या होता है? कम होता है। अब सोमैटोट्रॉपिक हार्मोन्स अगर हमारे शरीर में कम बनेगा बाबू, तो हमारी लंबाई नहीं बढ़ पाएगी। और हमारी लंबाई नहीं बढ़ पाएगी बाबू, तो बताओ हम कैसे हो जाएंगे? बौने हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे? बौने हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे? बौने। अगर हमारे शरीर में सोमैटोट्रॉपिक हार्मोन्स अगर कम हो जाएगा, तो हम कैसे हो जाएंगे? बौने हो जाएंगे। लेकिन बाबू देखो, अगर बाबू हमारे शरीर में इसकी मात्रा अत्यधिक ज्यादा हो जाए, मतलब बहुत ज्यादा हो जाए, तो क्या हो जाएगा? भीमकाय शरीर हो जाएगा। भीमकाय शरीर हो जाएगा। आपने खली बली को देखा है?
खली को हमारे जो पहलवान है, मतलब रेसलर हैं शायद, तो रेसलर ही हैं, मतलब उनका शरीर देखा खूब लंबे से है भाई साहब, खूब लंबा हो जाओगे, मतलब कम होगा तो छोड़ के बाबू हो जाइएगा, और बहुत ज्यादा हो गए तो लंबा हो जाओगे, बांस की तरह सब खूब लंबा, ठीक है ना। तो इसका मतलब है कि इसका नियंत्रित मात्रा हमारे शरीर को आवश्यकता होती है, मतलब कम होगा तो बौना बन जाओगे, ज्यादा हो गया तो भीम का शरीर बन जाएगा। ये आपको ध्यान में रखना है, किसके बारे में, सोमैटोट्रोपिक हार्मोन्स के बारे में। सोमैटोट्रोपिक हार्मोन्स के बारे में, कम होगा बौना, ज्यादा होगा भीम का शरीर, तो ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है ना। अब हम लोग अगला लिखते हैं, तो पहले आप लोग नोट कर लो इसके बारे में। पीयूष ग्रंथि के, ये सब अभी कहां चल रहा है, पीयूष ग्रंथि के अंतर्गत ही चल रहा है। पीयूष ग्रंथि के अंतर्गत पहला ग्रंथि है, पहला हार्मोन्स है सोमैटोट्रोपिक हार्मोन्स। अभी पीयूष ग्रंथि के अंतर्गत ही हमें 5 हार्मोन्स पढ़ने हैं, ठीक है ना। तो अभी आप यही चलेगा, ठीक है ना, पीयूष ग्रंथि में ही हम लोगों को पढ़ना है। चलो अगला, अगला लिखो, सोमैटोट्रोपिक हार्मोन्स के बाद लिखो मेलानिन स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स। ये कौन सा है, दूसरे नंबर का है, ठीक है ना, ये दूसरा है मेलानिन स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स। देखो मेलानिन स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स, ठीक है। मेलानिन एमएसएच का मतलब क्या है, एमएसटी का मतलब क्या है, अच्छा सॉरी एमएसएच, मेलानिन स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स। क्या नाम है बाबू, मेलानिन स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स, मेलानिन स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एमएसएच। क्या नाम है बाबू, एमएसएच, मेलानिन स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स। अब देखो आपने सुना होगा कि मेलानिन के नाम से ही आपको ये पता चल गया होगा कि मेलानिन हमारे शरीर का कौन सा काम करता है, ये हमारे शरीर को रंग प्रदान करता है। अब मेलानिन क्या करेगा हमारे, पहला बात तो ये इसका काम क्या है, ये शरीर को रंग प्रदान करता है। क्या करता है बाबू, रंग प्रदान करता है, ठीक है ना। मेलानिन क्या करता है, यह शरीर को रंग प्रदान करता है। अब देखो बाबू, अगर कोई व्यक्ति में ज्यादा होता है, अगर मेलानिन ज्यादा होगा और कम होगा, यही तो हो सकता है, ये शरीर को रंग प्रदान, हम गोरे हैं, हम काले हैं, ये किसकी वजह से, इसी मेलानिन की वजह से। किसकी वजह से बाबू, इसी मेलानिन की वजह से। कोई गोरा होता है, कोई काला होता है, ठीक है ना। तो अगर बाबू ज्यादा है तो कैसा होगा आदमी, काला, कैसा होगा, काला होगा। अगर बाबू कम है तो कैसा होगा, गोरा होगा, ठीक है ना। वो कैसा होगा व्यक्ति, गोरा। तो हम लोग कैसे हैं, हम लोगों में मेलानिन कैसा है, ज्यादा है, तो मेलानिन ज्यादा होने की वजह से हम लोग काले हैं, ठीक है ना। मतलब उतना भी ज्यादा नहीं है, लेकिन हालांकि है, ठीक है ना। लेकिन जिन लोगों में कम है उन लोगों में कैसे होंगे, वो बहुत गोरे चिट्टे व्यक्ति होंगे। लेकिन बाबू कभी कभी आपने देखा होगा कि गाल पे तिल हो गया, कहीं हाथ पे तिल हो गया, तो इस किसकी वजह से, इसी मेलानिन के। अगर मेलानिन कहीं पर ज्यादा संकेंद्रण हो गया तो इसी वजह से हमारे शरीर पे क्या पाए जाएंगे, तिल। अगर मेलानिन ज्यादा बन गया भाई साहब हमारे शरीर में, अगर ज्यादा बना और कहीं पर संकेंद्रण हो गया, मतलब संकेंद्रण का मतलब एक ही जगह पे बहुत ज्यादा मेलानिन हो जाए, तो उसकी वजह से क्या बन जाते हैं, शरीर में तिल बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं बाबू, तो वैसे इसकी वजह से हमारे शरीर में क्या बन जाते हैं, तिल बन जाते हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि संकेंद्रण की वजह से क्या होगा। अगर संकेंद्रण कहीं ज्यादा हो गया, अगर संकेंद्रण ज्यादा हो गया तो क्या बन जाएगा, शरीर पर तिल बन जाएगा। ये ध्यान में रहे, ठीक है ना। तो ये नोट कर लो। तो फिर हम लोग अगला देखते हैं। अगला है अगला लिखो, तीसरा नंबर है लेक्टोजेनिक हार्मोन्स, लेक्टोजेनिक हार्मोन्स, ठीक है। अगला हार्मोन्स कौन सा है बाबू, लेक्टोजेनिक हार्मोन। अब देखो इसका काम क्या है, जब एक माँ बच्चे को जन्म देती है
तो बच्चे को जन्म देने के बाद वो क्या करती है, दुग्ध निर्माण कर सकती है, ताकि वह अपने बच्चे को क्या कर सके, पिला सके। उसके पहले दूध निर्माण नहीं होता है, ठीक है ना। जब बच्चे को जन्म दे देती हैं तभी दुग्ध निर्माण उनके शरीर में होता है। क्यों? क्योंकि तब उनके शरीर में लैक्टोजेनिक जो हार्मोन्स होता है वह रिलीज होता है, वह एक्टिव होता है, और एक्टिव होने के बाद उनके शरीर में क्या होता है, दूध निर्माण की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है। तो इसी वजह से देखो इसके बारे में विशेषता इस क्या है कि बच्चे के जन्म के बाद, बच्चे के जन्म के पश्चात दुग्ध का निर्माण करना, ठीक है ना, दुग्ध का निर्माण करना, मतलब बच्चे के जन्म के पश्चात ही यह संभव होता है, क्योंकि तब ही लैक्टोजेनिक जो हार्मोन्स है वह एक्टिव हो जाएगा। तुरंत एक्टिव होने के बाद वह शरीर में क्या करेगा, दूध का निर्माण कर देगा। वही चीज आप लोग लिख लो, ठीक है ना। लैक्टोजेनिक का काम क्या है, बच्चे के जन्म के पश्चात शरीर में दूध का निर्माण करना, ठीक है ना, मादा शरीर में, ठीक है। लिखो अगला हम लोग इसके बाद देखते हैं। एक पॉइंट और लिख लो, इसी हार्मोन्स की वजह से एक काम और होता है, बच्चे को माता में मतलब जन्म देने वाली माता में, देखो जन्म देने वाली माता में मातृत्व का भाव पैदा होता है, भाव पैदा होता है। और लिखो पक्षियों में यही हार्मोन्स पक्षियों में घोंसला निर्माण को प्रेरित करती है, घोंसला निर्माण को प्रेरित करती है, ठीक है। क्या करती है, यही हार्मोन्स घोंसला निर्माण को प्रेरित कर। अब समझ लो एक मिनट के लिए, जन्म देने वाली माँ, अब देखो कोई भी पहली बार, जैसे मान लीजिए कि कोई विवाहित लड़की है, उसकी शादी हो गई, शादी के बाद जब वो बच्चे को जन्म देती है, तो बच्चे को जन्म देने के बाद बहुत जरूरी बात ये होती है कि जन्म देने वाली माँ जो है वो बच्चे के साथ उसका प्रेम संबंध स्थापित हो, मतलब उसको माता की भावना पैदा हो। जब मातृत्व का भावना पैदा हो, माता की भावना पैदा हो, तो बच्चे का देखभाल और केयर करना बहुत आसान हो जाएगा। अब अगर उसे मातृत्व का भाव ही ना पैदा हो, बच्चे के साथ लगाव ही ना हो, तो बड़ी समस्या हो जाएगी बच्चे के पालन पोषण के लिए। इसी वजह से ये लैक्टोजेनिक हार्मोन्स क्या करता है, इसी लैक्टोजेनिक हार्मोन्स के रिलीज होने के कारण जो महिला बच्चे को जन्म दी है उसके अंदर उस बच्चे के प्रति एक प्रेम का भाव, माता का भाव जो जन्म होता है वो इसी हार्मोन्स की वजह से होता है। ये भी ध्यान में रखना है। जैसे पक्षियों में, इसका अगला एक और है इसकी विशेषता कि पक्षी में जो घोंसला बनाती हैं वो यही हार्मोन्स प्रेरित करता है कि पक्षियां घोंसला बनाएं, ठीक है ना, ताकि वो अपने अंडे को जन्म दे सके, ठीक है ना, सुरक्षित स्थान पे। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है ना, इसी लैक्टोजेनिक हार्मोन्स की वजह से होता है, ठीक है ना। तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो ये तीनों विशेषताएं इसके बारे में आपको लिख लेना है। और पूछेगा कि मातृत्व का भाव पैदा करने वाले हार्मोन्स का क्या नाम है, तो मातृत्व का भाव पैदा करने वाले हार्मोन्स का नाम लैक्टोजेनिक है। पक्षियों में घोंसला निर्माण को प्रेरित करने वाले हार्मोन्स का क्या नाम है, तो पक्षियों में लैक्टोजेनिक ही ऐसा है जो क्या करता है, घोंसला निर्माण को प्रेरित करता है। बच्चे के जन्म के पश्चात दूध का निर्माण कौन सा हार्मोन्स करता है, तो लैक्टोजेनिक ही ऐसा करता है। ये तीनों ही काम लैक्टोजेनिक का है, ठीक है ना। तो आप लोग देख लो, इसी वजह से नहीं कह देते हैं पीयूष ग्रंथि, देख रहे हो उसके अंतर्गत कितना काम हो रहा है, राजा आदमी है, हालांकि उसका राजा कौन है, हाइपोथैलेमस, ये भी ध्यान में रखना। चलो अगला देखो, अगला हार्मोन्स है ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स, सबसे महत्वपूर्ण हार्मोन्स है आपके एग्जाम के लिए, ठीक है। लिखो अगला, लिखो चौथा है। अब इस सब का सब कहां चल रहा है, अभी पीयूष ग्रंथि में चल रहा है, ठीक है ना। देखो ऑक्सीटोसिन
ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स, ऑक्सीटोसिन हार्मोन। अब ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स का देखो पहली बात कि बाबू ये क्या करता है कि दुग्ध स्राव को प्रेरित करता है, दुग्ध स्राव को प्रेरित करता है। आपने देखा होगा दुग्ध स्राव को प्रेरित करता है। पहले हम लोग लिख लेते हैं, पढ़ लेते हैं। देखो दुग्ध स्राव प्रेरित करने का मतलब है कि बहुत सारी महिलाओं में और बहुत सारे स्तनधारियों में आपने क्या देखा होगा कि दूध तो बन रहा है, दूध तो बनता है लेकिन स्रावित नहीं होता, मतलब निकलता नहीं है। इसी वजह से कभी कभी छोटे बच्चे में क्या होता है, कहते हो ना कि बच्चे को जन्म तो दे दी लेकिन दूध ही नहीं निकल रहा है। क्या होता है, दूध ही नहीं निकल रहा। तो किसकी वजह से होता है बाबू, उनमें दुग्ध स्राव नहीं होता, मतलब स्रावित नहीं होता है। मतलब एक तरह से दुग्ध बनने के बावजूद भी कहते हैं कि स्रावित नहीं होता है। कभी कभी आपने जानवरों में भी देखा होगा कि दुग्ध स्राव ही नहीं हो रहा है। तो ऐसी स्थिति में ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स की समस्या होती है उनमें, इस वजह से उनमें दूध स्राव नहीं होता है। तो ये क्या करता है, ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स क्या करता है, दुग्ध स्राव को प्रेरित करता है। मतलब अगर दूध बन गया तो दूध उतरना चाहिए। जैसे आपने देखा होगा गाय भैंसों में दूध नहीं उतरता है तो क्या करते हो, इंजेक्शन लगा देते हो, वो भी इंजेक्शन इसी हार्मोन्स का बना होता है। ठीक है ना। तो क्या करता है, ऑक्सीटोसिन दुग्ध स्राव को प्रेरित करता है, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है ना। दूध बनना ही बड़ी बात नहीं है, दुग्ध का स्राव होना, ठीक है ना, नसों के द्वारा दुग्ध का इकट्ठा होना क्या कहलाता है, स्रावित होना, यही कहलाता है। तो जब दूध नसों के द्वारा स्रावित होगा, इकट्ठा होगा, तभी तो बाहर आएगा बाबू। अब दुग्ध स्रावित ही नहीं होगा, इकट्ठा ही नहीं होगा, तो कैसे निकलेगा दूध। तो पशुओं में क्या करते हो कि दुग्ध कहते हो कि 4 लीटर था लेकिन दे ही नहीं रहे दूध, क्यों, क्योंकि उनमें दुग्ध स्राव बंद हो गया है। ठीक ना। तो ये समस्या हो गई। तो दुग्ध स्राव को प्रेरित करने वाले हार्मोन्स का क्या नाम है, ऑक्सीटोसिन। दुग्ध निर्माण करने वाले का क्या नाम है, लैक्टोजेनिक। लैक्टोजेनिक दूध तो बना रहा था लेकिन उसे स्रावित करने का काम कौन था, किसका था, ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स का। किसका काम है बाबू, ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स का। ठीक है ना। तो ये पहला काम हो गया ऑक्सीटोसिन का। अब दूसरा लिखो, अब दुग्ध स्राव को प्रेरित करता है, इसी वजह से इसी कारण लिखो, इसी कारण इसे मिल्क इंजेक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू, मिल्क इंजेक्शन कहते हैं, मिल्क इंजेक्शन कहते हैं। वो क्वेश्चन पूछा गया कि मिल्क इंजेक्शन हार्मोन्स किसे कहते हैं, तो ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स को ही मिल्क इंजेक्शन कहते हैं। ठीक है। अगला लिखो, यही हार्मोन्स बच्चों के जन्म के समय प्रसव पीड़ा को बढ़ाता है, जिसके कारण इसे बर्थ हार्मोन्स भी कहते हैं, ठीक है, बर्थ हार्मोन्स भी कहते हैं। अब देखो ये दोनों ही पॉइंट लिखो। पहला पॉइंट तो आपको समझ में हो गया कि दुग्ध स्राव के कारण यही इसे मिल्क इंजेक्शन भी कहते हैं। यही हार्मोन्स बच्चों के जन्म के समय, देखो जब महिलाएं बच्चे को जन्म देने वाली होती हैं, जिस दिन बच्चे को जन्म देने वाली होती हैं, उस समय उनको क्या, जिस दर्द से गुजरना होता है उसी को क्या कहते हैं, प्रसव पीड़ा कहते हैं। क्या कहते हैं, बच्चे के जन्म देने के समय जो दर्द महिलाओं में, माताओं में होता है, उसी दर्द को क्या कहते हैं, प्रसव पीड़ा के रूप में जाना जाता है। कौन सा पीड़ा, प्रसव पीड़ा के रूप में जाना जाता है। तो प्रसव पीड़ा होना अच्छी बात है। क्या है, अच्छी बात, क्योंकि जब प्रसव पीड़ा होगा तो बच्चे को क्या करेंगी, अंदर से पुशअप करेंगी, प्रेशर लगाएंगी, और प्रेशर लगाएंगी तो बच्चे को आसानी से अंदर से बाहर लाने में वो सक्षम हो पाएंगी। अगर जिन महिलाओं में प्रसव पीड़ा नहीं होता है तो उनका एकमात्र सलूशन क्या होता है कि उनका ऑपरेशन करके बच्चा बाहर निकाला जाए। लेकिन अगर प्रसव पीड़ा हो रहा है और प्रेशर को बना पा रही हैं तो प्रेशर बनाने की वजह से बच्चा बाहर आ जाएगा आसानी से, और जिसकी वजह से उनको ऑपरेशन से गुजरना नहीं पड़ेगा। यह भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है ना। तो यही हार्मोन क्या करता है, प्रसव पीड़ा को बढ़ाता है, और प्रसव पीड़ा जितना ये हार्मोन ऑक्सीटोसिन हार्मोन सीक्रेट होगा उतना ज्यादा प्रसव पीड़ा बढ़ेगा।
बढ़ेगा, और जितना प्रसव पीड़ा बढ़ेगा उतनी ही आसानी से बच्चे को मां जन्म दे सकती है। इसी कारण इस हार्मोन्स को क्या कहते हैं बाबू, बर्थ हार्मोन्स के रूप में जाना जाता है। किस रूप में, बर्थ हार्मोन्स के रूप में जाना जाता है। तो ये आपको ध्यान में रखना, ठीक है ना। यही हार्मोन्स किसको बर्थ हार्मोन्स के रूप में जाना जाता है, ऑक्सीटोसिन को, ठीक है ना, ऑक्सीटोसिन को। अब देखो एक चीज और देखो, अब ऑक्सीटोसिन का एक काम और है, आपने सुना होगा कि सब्जियों में इंजेक्शन लगा के सब्जियों का आकार बढ़ा दिया जा रहा है। क्या किया जा रहा है बाबू, सब्जी में इंजेक्शन लगा के ससुरा सब्जी का आकार बढ़ा देते हैं। ऐसे कैसे हो रहा है, वो भी किसके बने होते हैं, वो भी इंजेक्शन में किसके बने होते हैं, ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स का बना होता है। लिखो, सब्जियों का आकार बढ़ाने में भी, सब्जियों का आकार बढ़ाने के लिए इसी हार्मोन्स का प्रयोग किया जाता है, इसी हार्मोन्स का प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना। मतलब सब्जी का आकार कहते हो ना कि सब्जी, जो सब्जी 10 दिन में तैयार होने वाला था, इस इंजेक्शन का प्रयोग करके 2 से 1 दिन में, 3 दिन में सब्जी तैयार कर लिया जा रहा है बाबू। हालांकि वो सब्जी हानिकारक है, लोग लाभ के चक्कर में आजकल स्वास्थ्य को भूल गए हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर भी जो दुरुपयोग हो रहा है वो तो हो ही रहा है। और एक विशेषता इसकी और लिख सकते हो ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स का, एक विशेषता ये है इसकी ऑक्सीटोसिन हार्मोन का, जो पशु दूध देते नहीं हैं उनमें क्या किया जाता है, क्या करते हैं ग्वाले, उनमें ग्वाले भी और बाकी सारे लोग, लेकिन हालांकि इनका दुरुपयोग ज्यादा से ज्यादा उनके ही द्वारा किया जाता है, हालांकि हर परिवार के द्वारा किया जाता है, लेकिन उनका काम ही ऐसा है, इस वजह से उनको ज्यादा इसका इस्तेमाल करना पड़ जाता है। लेकिन क्या है बाबू, देखो ऑक्सीटोसिन इसी हार्मोन्स का दुरुपयोग करके इसी का इंजेक्शन बनता है, और इसी इंजेक्शन का प्रयोग करके जो गाय भैंस दूध नहीं देती हैं उन्हें इंजेक्शन लगा दिया जाता है, ताकि उनकी दूध की मात्रा बढ़ाई जा सके। दूध की मात्रा बढ़ाने का मतलब क्या है, मान लीजिए वो 4 लीटर दूध दे रही थी, दूध में नहीं दे रही है, थोड़ा सा दूध दे रही है, कूद जा रही है, तो क्या कहते हैं, इसी इंजेक्शन का प्रयोग करके दूध को स्रावित करा लिया जाता है, ठीक है ना। तो इसी ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स का ही बना रहता है। तो ठीक है, इतनी विशेषताएं हैं, उसके बारे में लिख लो। और बाकी मतलब दुग्ध स्राव के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है, तो हम लोग लिख दिया है पहले ही दुग्ध स्राव को, बस उसी चीज का विस्तार किया है, तो आप लोग इसे नोट कर लो। एक विशेषता और आप इसके बारे में लिख सकते हो, जैसे लिखो, जैसे आपने देखा होगा कि 10 साल 20 साल 10 साल 15 साल 16 साल की बच्चियों का क्या किया जाता है, उन्हें अपहरण कर लिया जाता है। क्या कर लिया जाता है, बच्चियों का अपहरण कर लिया जाता है। अब ये बच्चियां जो हो गई, अब मान लो 8 साल 10 साल 12 साल 13 साल की बच्चियां अगर हैं, उनका अपहरण कर लिया गया, उनका किडनैप कर लिया गया, तो इन बच्चियों को अगर किडनैप कर लिया गया, अगर इन्हें देह व्यापार में शामिल किया जाता है, क्या किया जाता है, इन्हें देह व्यापार में शामिल किया, मतलब किडनैप कर लिया गया और फिर इन्हें देह व्यापार के लिए मतलब शामिल कर लिया गया। अब क्या होगा, अब है तो बच्ची कितना, 8 से 12 या 16 साल की बच्ची है। अब ये लैंगिक रूप से परिपक्व नहीं है, लैंगिक रूप से परिपक्व नहीं है, लेकिन अब भाई साहब जिसने इसे अपहरण किया है, जिसने इसे देह व्यापार के लिए प्रेरित कर रहा है, मतलब जबरन इसका देह व्यापार करवा रहा है, अब वो व्यक्ति इस बच्ची को इंतजार थोड़ी करेगा कि ये 18 साल या 20 साल की हो तब हम इसका देह व्यापार करेंगे, ऐसा तो करेगा नहीं, क्योंकि वो अनैतिक आदमी है। अगर अनैतिक न होता तो क्यों ही उसका अपहरण कराता, अब क्यों ही ऐसे काम कराता। तो वो क्या करेगा, अब 8 से 16 साल की ये बच्ची है, अब उसका इंतजार नहीं करेंगे कि ये 20 साल की हो, लैंगिक रूप से परिपक्व हो, सेक्स के लिए काबिल हो, तब इसके लिए क्या कहते हैं, इसी ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स का प्रयोग करके इस बच्ची को कई सारे इंजेक्शन दिए जाते हैं, ताकि ये बच्ची क्या हो जाए भाई, लैंगिक रूप से समय से पहले परिपक्व हो जाए, ठीक है ना। तो लैंगिक रूप से पहले परिपक्व बनाने के लिए भी इसका दुरुपयोग, इस हार्मोन्स का दुरुपयोग किया जाता है, ठीक है ना। तो क्या किया जाता है, बच्चियों में यही इंजेक्शन कई बार दिया जाता है, जिसके वजह से ये लड़कियां पहले समय से पहले लैंगिक रूप से परिपक्व हो जाती हैं, ठीक है ना। तो ये भी आप इसकी विशेषता में लिख सकते हो कि देह व्यापार में शामिल बच्चियों को लैंगिक रूप से परिपक्व बनाने के लिए इसी हार्मोन्स का दुरुपयोग किया जाता है, ठीक है ना। आपको ये सारा नोट कर लेना है। तो ये सारी विशेषताएं हो गई किसकी बाबू, ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स की। अब हम लोग देखते हैं अगला 5वां, हम लोगों को 5वां पढ़ना है ल्यूटिनाइजिंग हाइजीन हार्मोन्स। अब देखो ल्यूटिनाइजिंग हाइजीन हार्मोन्स का काम क्या है, पहली बात तो लिखो, यह महिलाओं में मासिक धर्म चक्र
या महिलाओं में मासिक धर्मचक्र का नियंत्रण करता है, ठीक है ना। यह महिलाओं में क्या करता है, मासिक धर्म चक्र का नियंत्रण करता है। और दूसरा काम क्या, इसके साथ ही दो तथ्य और लिख लीजिए, दो तथ्य हैं इसके साथ, एक है मिनार्की, एक है मिनार्की या मिनार्ची, दोनों ही कहीं कहीं मिल जाएगा, दोनों एक ही शब्द होते हैं। और दूसरा है मीनोपाज, ठीक है, मीनोपाज। अब देखो मिनार्ची क्या है, मिनार्ची मतलब जब महिलाओं में पहली बार मासिक धर्म चक्र शुरू होता है तो उसे कहते हैं मिनार्ची। क्या कहते हैं बाबू, मिनार्ची। मतलब प्रथम बार जीवन में पहली बार मासिक धर्म चक्र का शुरू होना, मासिक धर्म चक्र का शुरू होना क्या कहलाता है, आपका मिनार्ची कहलाता है या मिनार्की कहलाता है। और दूसरा मीनोपाज, ये कब लगता होता, मतलब महिलाओं में कब, मतलब मासिक धर्म चक्र शुरू होता है। बच्चों में, खास करके बच्चियों में ये 12-13 के आसपास, 13-14 के आसपास, 13-14 मान के चलो, 13-14 के आसपास महिलाओं, लड़कियों में क्या होता है कि मासिक धर्म चक्र शुरू हो जाता है, ठीक है ना। मासिक धर्म चक्र शुरू हो जाता है। जब एक लड़की के जीवन में पहली बार ये मासिक धर्म चक्र शुरू होता है तो उसी को कहते हैं बाबू क्या, मिनार्की या मिनार्ची। क्या कहते हैं, मिनार्की या मिनार्ची। तो मतलब जीवन में पहली बार शुरू होना मासिक धर्म चक्र, तो उसी को कहते हैं मिनार्की। और मीनोपाज का मतलब यह है बाबू कि जब एक महिला के जीवन में मासिक धर्म चक्र समाप्त हो जाता है, मासिक धर्म चक्र समाप्त हो जाता है तो उसी को कहते हैं मीनोपाज। मतलब मासिक धर्म चक्र का समाप्त होना क्या कहलाता है, मीनोपाज कहलाता है। ये लगभग से मीनोपाज कब होता है, लगभग से 40 से 45 के आसपास, ठीक है। हो सकता है कहीं आपको 50-55 भी मिल जाता, लेकिन ये मान के चलो नॉर्मली आपको 50 के आसपास ये समाप्त हो जाता। अर्थात जब मीनोपाज आ जाता है तो जिसको मीनोपाज का समय जब आ जाता है, इसका मतलब ये माना जा सकता है कि मीनोपाज के बाद एक महिला गर्भधारण नहीं कर सकती है, क्योंकि अब क्या, ये मासिक धर्म चक्र का मतलब क्या है कि मतलब अब जो महिला के अंदर अंडाणु बनते हैं, वो अंडाणु निषेचित हो जाते हैं, वो तो आपका जाइगोट बन जाता है आगे चल के। लेकिन जो अंडाणु निषेचित नहीं होते हैं वो मेंस्ट्रुएशन साइकिल, मासिक धर्म चक्र के माध्यम से क्या होते हैं, बाहर हो जाते हैं शरीर से। तो बाबू ये क्या होता है, अगर मेंस्ट्रुएशन साइकिल मासिक धर्म चक्र बंद हो जाता है तो इसका मतलब ये समझ जाना कि अब उस महिला के अंदर अंडाणु निर्माण खत्म हो गया, ठीक है ना। तो इसी वजह से ये माना जा सकता है कि मीनोपाज के बाद एक महिला गर्भधारण की क्षमता खत्म हो जाती है, ठीक है। तो अब अगला हम लोगों को पढ़ना है क्या, अगला हम लोगों को पढ़ना है बाबू, अब पीयूष ग्रंथि हम लोगों का लगभग से खत्म हो गया। अब हमको पढ़ना है थायराइड ग्रंथि पढ़ना है। क्या पढ़ना है, थायराइड ग्रंथि पढ़ना है, ठीक है ना। तो हम लोग शुरू करते हैं थायराइड ग्रंथि के बारे में, ठीक है ना। थायराइड ग्रंथि कहाँ है, थायराइड कौन सी ग्रंथि है बाबू, थायराइड ग्रंथि। अब थायराइड ग्रंथि कहाँ पाई जाती है, सबसे पहले इसकी विशेषता लिखो। यह ग्रंथि हमारे गले के श्वास नली में पाई जाती है, लिखो। यह ग्रंथि हमारे गले के श्वास नली में पाई जाती है, श्वास नली में पाई जाती है, ठीक है ना। कहां पाई जाती है बाबू, हमारे गले के श्वास नली में पाई जाती है, लिखो। इसकी और विशेषता लिखो। इसी ग्रंथि में आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है बाबू, घेघा रोग होता है। कौन सा रोग, घेघा रोग होता है। तो घेघा रोग कहां होता है, पहली बार
तो घेंघा रोग आपके गले में होता है। कहां होता है? गले में होता है। और गले में किस ग्रंथि को प्रभावित करता है? तो थायराइड ग्रंथि को। किस ग्रंथि को बाबू? थायराइड ग्रंथि। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि घेंघा रोग शरीर में किस ग्रंथि को प्रभावित करता है? तो घेंघा रोग बाबू गले में थायराइड ग्रंथि को प्रभावित करता है। क्या करता है? थायराइड ग्रंथि को प्रभावित करता है। तो ये बात आपको ध्यान में रखना है, ठीक है ना। घेंघा रोग कहां होता है? तो घेंघा रोग आपके गले में होता है। घेंघा रोग किसको प्रभावित करता है? घेंघा रोग आपको थायराइड ग्रंथि को प्रभावित करता है। और ये कहां पर होता है? गले में होता है। किसकी कमी से होता है? तो आयोडीन की कमी से होता है। आयोडीन कहां पाया जाता है? नमक में पाया जाता है। कहां पाया जाता है? आयोडीन नमक में पाया जाता है। और नमक में आयोडीन की मात्रा अगर कम होगी तो कौन सा रोग होगा? घेंघा रोग। और घेंघा रोग किसको प्रभावित करेगा? आपके थायराइड ग्रंथि को। किसको? थायराइड ग्रंथि को। और थायराइड ग्रंथि कहां पाई जाती है? आपके श्वास नली अर्थात गले में पाई जाती है। कहां पाई जाती है बाबू? आपके गले में पाई जाती है, ठीक है ना। लिखो और लिख लो। यह है थायराइड ग्रंथि के बारे में। आप लिख लो, यह गले में यच आकार के रूप में पाया जाता है। कहां पाया जाता है? गले में यच आकार के रूप में पाया जाता है। दोनों तरफ, गले के दोनों तरफ ऐसे यच आकार के पाया जाता है, ठीक है ना। तो ये आप ध्यान में रख लो कि अच्छा मान लीजिए कभी कभार पूछ रहे, हालांकि सारी ग्रंथियों का डिजाइन तो नहीं है, लेकिन इसका खुदा न खास्ता बन गया डिजाइन, तो इस वजह से कभी कभी पूछ लेता है कि बताओ थायराइड ग्रंथि किस रूप में पाई जाती है, अंग्रेजी के किस अक्षर के समान होता है? तो थायराइड ग्रंथि अंग्रेजी के यच अक्षर के समान होता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है ना बाबू, ये आपको ध्यान में रखना है। अब लिख लो, थायराइड ग्रंथि द्वारा इस ग्रंथि द्वारा थायरॉक्सिन हार्मोन्स का स्राव किया जाता है। थायरॉक्सिन हार्मोन्स का स्राव किया जाता है। ठीक है ना, स्राव किया जाता है। थायरॉक्सिन हार्मोन्स का क्या होता है? स्राव किया जाता है, ठीक है ना। देखो, थायरॉक्सिन इस हार्मोन्स की कमी से, मतलब थायराइड ग्रंथि है, इस थायराइड ग्रंथि हमने आपको बताया ग्रंथि क्या करेगा? कोई ना कोई हार्मोन्स छोड़ेगा। तो जो यह थायराइड ग्रंथि कौन सा हार्मोन छोड़ रहा है? थायरॉक्सिन हार्मोन छोड़ा। अगर थायरॉक्सिन हार्मोन्स की कमी हो जाएगी बाबू, अगर कमी हो गई, ठीक है ना, तो बच्चों में कौन, देखो अगर थायरॉक्सिन हार्मोन्स क्या होगा? शरीर में कम बनेगा, कम होगा, तो दो चीज हो सकता है। अगर बच्चों में कम होगा थायरॉक्सिन हार्मोन्स, तो क्रेटेनिन रोग होगा। कौन सा रोग होगा? क्रेटेनिन। कौन सा रोग होगा बाबू? बच्चों में क्रेटेनिन रोग होगा। किसकी कमी से होता है? थायरॉक्सिन हार्मोन्स की कमी से होगा। अगर बच्चों में कम हो रहा है कौन सा हार्मोन्स? थायरॉक्सिन। और थायरॉक्सिन हार्मोन्स कौन छोड़ता है? तो थायराइड ग्रंथि छोड़ती है। थायराइड ग्रंथि कौन सी हार्मोन छोड़ती है? थायरॉक्सिन हार्मोन छोड़ती है। अगर थायरॉक्सिन हार्मोन्स कम हो गया किसमें? बच्चों में, तो क्रेटेनिन रोग होगा। कौन सा रोग होगा? क्रेटेनिन रोग होगा। कौन सा रोग होगा बाबू? क्रेटेनिन रोग होगा। अगर बाबू बच्चों के अलावा वयस्कों में कम हो गया, जैसे हम सबों में हो गया, तो कौन सा रोग होगा? तो हम लोगों में होगा हाँसी माटा। कौन सा रोग होगा? हाँसी माटा। कौन सा रोग होगा बाबू? हाँसी माटा रोग होगा। कौन सा रोग होगा? हाँसी माटा और मिक्सोडीमा। ठीक है ना बाबू, ये रोग होगा। कौन कौन सा रोग होगा? अगर बच्चों में होगा थायरॉक्सिन हार्मोन्स अगर बच्चों में कम होगा तो क्रेटेनिन रोग होगा। अगर वयस्कों में होगा अर्थात हम सबों में होगा तो कौन सा रोग होगा? हाँसी माटा और मिक्सोडीमा। क्या होगा? हाँसी माटा और मिक्सोडीमा होगा, ठीक है ना। लिख लो, एक नोट करके लिखो, मिक्सोडीमा को थायराइड की आत्महत्या रोग कहते हैं। मिक्सोडीमा रोग को थायराइड की आत्महत्या का रोग कहते हैं। आत्महत्या का रोग कहते हैं, ठीक है ना। आत्महत्या का रोग किसे कहते हैं? हाँ, मिक्सोडीमा को
थायराइड की आत्महत्या का रोग कहते हैं। तो ये विशेषता हो गई थायराइड ग्रंथि। यह ग्रंथि हमारे गले में श्वास नली में पाई जाती है। इसी ग्रंथि में आयोडीन की कमी से घेंघा रोग हो जाता है। यही थायराइड ग्रंथि थायरॉक्सिन हार्मोन छोड़ती है, जिसकी कमी से बच्चों में क्रेटेनिन होता है तथा वयस्कों में हांसी माता और मिक्सोडीमा जैसे रोग होते हैं। ठीक है ना, मिक्सोडीमा को आत्महत्या का रोग कहते हैं। तो ये 4-5 पॉइंट हैं बाबू, इन्हें आप नोट कर लो। ठीक है ना, अब आ जाते हैं हम लोग अगले पर। लिखो इसके बारे में, लिखो पैराथायराइड के बारे में एक लाइन लिख लो। यह ग्रंथि थायराइड ग्रंथि के देखो थायराइड ग्रंथि के चारों तरफ पाया जाता है। ठीक है, थायराइड ग्रंथि के कहां पाया जाता है? चारों तरफ पाया जाता है। अब बताओ कि अगर यह थायराइड ग्रंथि के चारों तरफ पाया जाता है तो ये कहां होगा स्थित? तो ये भी गले में स्थित होगा। कहां होगा? गले में ही पाया जाएगा। ठीक है ना, कहां होगा? गले में पाया जाता है। तो ये आपको ध्यान में रखना। ठीक है ना, ये भी कहां पाया जाएगा? गले में पाया जाएगा। इसके बारे में ज्यादा विशेषताएं नहीं है, मतलब इंपॉर्टेंट उतना नहीं है, तो इस वजह से हम लोग इतना ही इसके बारे में नोट करते हैं। उसके अलावा आप लोगों का एड्रिनल और पीनियल ग्रंथि इंपॉर्टेंट है, तो उसके बारे में हम लोग ज्यादा देखेंगे। तो ये हो गया थायराइड ग्रंथि। उसी अलावा उसके साथ ही लिख लो थाइमस ग्रंथि। थाइमस ग्रंथि लिखो, यह हृदय के थाइमस ग्रंथि के बारे में लिखो। यह हृदय के ऊपर पाया जाता है, ऊपर पाया जाता है। इसके बारे में एक ही विशेषता है, ज्यादा नहीं। इंपॉर्टेंट है हम लोग का एड्रिनल और पीनियल। ठीक है ना, इसके बारे में हम लोग देखते हैं। लिख लो चलो हम लोग देखते हैं अब एड्रिनल ग्रंथि। अब लिखो एड्रिनल ग्रंथि, हेडिंग डालो एड्रिनल ग्रंथि लिखो। यह किडनी के ऊपर पाया जाता है, किडनी के ऊपर पाया जाता है। ठीक है, यह किडनी के ऊपर पाया जाता है। कौन? एड्रिनल ग्रंथि। लिखो इसे इमरजेंसी हार्मोन्स कहते हैं, हार्मोन्स कहते हैं। ठीक है, इमरजेंसी हार्मोन्स कहते हैं। अगला लिखो, अभी समझा रहे हैं। इसे इमरजेंसी हार्मोन्स कहते हैं। देखो इसे लड़ो उड़ो भागो हार्मोन्स कहते हैं, हार्मोन्स कहते हैं। ठीक है, लड़ो उड़ो भागो हार्मोन्स कहते हैं। ठीक है ना, इसके बारे में विशेषता और लिखो। इसे फोरियस हार्मोन्स भी कहते हैं, फोरियस हार्मोन्स कहते हैं। ठीक है, फोरियस हार्मोन्स कहते हैं। ये विशेषताएं हो गई। इमरजेंसी हार्मोन्स कहते हैं, लड़ो उड़ो भागो हार्मोन्स कहते हैं, फोरियस हार्मोन। फोरियस ये वाला है, ठीक ना, यस यस फॉर सन, वही वाला यस। ठीक है ना, फोरियस हार्मोन्स कहते हैं। अब देखो एड्रिनल ग्रंथि के बारे में विशेषता। पहली बात तो ये कहां पाया जाता है? किडनी के ऊपर स्थित होता है। एड्रिनल ग्रंथि कहां है? किडनी के ऊपर है। इसे इमरजेंसी हार्मोन्स क्यों कहते हैं? इसे लड़ो उड़ो भागो हार्मोन्स क्यों कहते हैं? इन दोनों की विशेषता एक ही होती है। देखो इमरजेंसी या लड़ो उड़ो भागो हार्मोन्स कहने का मतलब है कि यह शरीर में होने वाले तनाव, क्रोध, गुस्सा इत्यादि भावों को नियंत्रित करते हैं। अब बताओ भाई साहब,
अगर गुस्सा आएगा तो क्या 2-4 साल तक रहेगा या 2-4 घंटे तक रहेगा कि तुरंत चला गया? मान लीजिए आपको गुस्सा आया, क्रोध आया, किसी पर ऐसे आंख दिखा रहे हो, तो इसका मतलब क्या आंख 2-4 साल तक दिखा रहे या 2-4 घंटे तक ऐसे दिखा रहे हो? मतलब आया, किसी को गुस्सा आया, तुरंत ऐसे अंगड़िया है, तुरंत उसके 10 सेकंड बाद 20 सेकंड बाद आप फिर से नॉर्मल हो जाते हो। मतलब बहुत तत्काल में आता है और तत्काल में चला जाता है। इसी वजह से इसे क्या कहते हैं? लड़ो उड़ो भागो। आया चला गया, इमरजेंसी। भाई साहब आया चला गया इमरजेंसी में। गुस्सा क्या हमेशा करते हो? नहीं। किसी भाई साहब किसी समस्या में हो, किसी कोई गलत काम कर दिया, उस समय गुस्सा आया और खूब जोर का गुस्सा आया, काट के फेंक देंगे तुमको ससुर, नहीं तो ऐसे काम करते हो। क्या मतलब ये वाला भाव, गुस्सा वाला भाव 2-4 साल तक है? नहीं। मतलब आया और कुछ समय बाद चला गया, ठीक है ना? आया और कुछ देर बाद चला गया। इसी वजह से इसे क्या कहते हैं? इमरजेंसी हार्मोन्स या लड़ो उड़ो भागो हार्मोन्स कहते हैं। अब 4S हार्मोन्स इसी में क्यों कहते हैं? क्योंकि इसका काम जो है, जैसे कि मतलब सोर्स ऑफ शुगर एक्यूमुलेशन, और इसके अलावा इसका जैसे सेक्स हार्मोन्स, और इसके अलावा आपका साल्ट एक्यूमुलेशन, ऐसे कई सारे कामों को भी काम करता है। इस वजह से, और सब के सब काम कैसे होते हैं? यस से शुरू होते हैं। इस वजह से इसे मतलब इन सभी कामों को मिला करके 4S मिला करके बना दिया गया, जिसकी वजह से इसे कहते हैं 4S हार्मोन्स। जैसे आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो, जैसे शुगर मेटाबॉलिज्म, शुगर मेटाबॉलिज्म लिखो, शुगर मेटाबॉलिज्म। 4S का मतलब क्या है? इसमें 4 कामों को मिला करके एक कर दिया गया, जिसकी वजह से, जैसे लिखो शुगर मेटाबॉलिज्म, ठीक है, शुगर मेटाबॉलिज्म। साल्ट एक्यूमुलेशन, उसके बाद अगला लिख लो सेक्स हार्मोन्स, ठीक। अगला लिख लो, देखो सोर्स ऑफ एनर्जी, ठीक है, सोर्स ऑफ एनर्जी। तो इस वजह से सबका S मिला करके 4S हो गया, ठीक है ना? इन सब का मिला करके 4S हो गया, और इसी वजह से इसे कहते हैं 4S हार्मोन्स। इन सब कामों पर भी नियंत्रण करता है, इन सब कामों में भी ये अपना योगदान देता है, जिसकी वजह से इसे 4S हार्मोन्स कहते हैं, ठीक है ना? इन सब का यस, पहला यस, दूसरा यस, तीसरा यस, चौथा यस, तो इन सब चारों को मिला करके 4S हो जाता है, जिसकी वजह से इसे 4S हार्मोन्स भी कहते हैं। क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है ना? तो 4S हार्मोन्स किसे कहते हैं, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है ना? तो ये हो गया एड्रिनल ग्रंथि के बारे में। कहां पाया जाता है? आपके किडनी के ऊपर पाया जाता है। कहां पाया जाता है बाबू? आपका किडनी के ऊपर पाया जाता है। हो सकता है कि इंग्लिश वाला मीनिंग आप लोग मुझसे गलती हुआ हो, लेकिन आपको भाव समझना है, ठीक है ना? हम यहाँ पर स्पेलिंग त्रुटि नहीं पढ़ा रहे हैं, ठीक है ना? अगर मान लीजिए उसमें मिस्टेक हुआ है तो फिर आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है ना? बाकी भाव समझ लीजिएगा। बाकी एड्रिनल ग्रंथि के बाद हम लोग को पढ़ना है क्या बाबू? एड्रिनल ग्रंथि के बाद पिनियल ग्रंथि पढ़ना है हम लोग को। अब पिनियल ग्रंथि के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। या लिखो, यह मस्तिष्क में पाया जाता है, यह मस्तिष्क में पाया जाता है, ठीक है? लिखो, यह मस्तिष्क में पाया जाता है। लिखो, और इसका काम यह है सोने एवं जागने को नियंत्रित करता है। देखो, नियंत्रित करता है, ठीक है ना? कब सो रहे हो, कब जग रहे हो, ये सब कौन नियंत्रित करता है? पिनियल ग्रंथि। कौन नियंत्रित करता है? पिनियल ग्रंथि, ठीक है ना? पिनियल ग्रंथि क्या करता है? यह सोने और जगने को नियंत्रित करता है। अगला लिखो, इसे छठी इंद्री कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? छठी इंद्री कहते हैं, इसे छठी इंद्री कहते हैं, ठीक है ना? लिखो, इसे छठी इंद्री कहते हैं। लिखो, इसे जैविक घड़ी कहते हैं, ठीक है ना? जैविक घड़ी कहते हैं, छठी इंद्री कहते हैं। तृतीय नेत्र कहते हैं। लिखो, तृतीय नेत्र कहते हैं, ठीक है?
अब एक एक करके हम समझा देते हैं आपको। यह मस्तिष्क में पाया जाता है, पहली बात पिनियल ग्रंथि की विशेषता है, यह मस्तिष्क में पाया जाता है, यह सोने एवं जागने को नियंत्रित करता है, इसे छठी इंद्री कहते हैं, इसे जैविक घड़ी कहते हैं, यह तृतीय नेत्र कहते हैं। इन तीनों की व्याख्या एक ही है, तो हम लोग समझ लेते हैं। अब देखो कि जब आप सोते हो और जगते हो तो उस पर नियंत्रण किसका होता है, पिनियल ग्रंथि का होता है, ठीक है ना। इस पर नियंत्रण किसका हो जाता है, मतलब इसको नियंत्रित करने का काम कौन करता है, पिनियल ग्रंथि। इसे जैविक घड़ी या तृतीय नेत्र इसलिए कहा जाता है, इन तीनों की विशेषता एक ही है। जैसे देखो बाबू, अगर आप मान लीजिए ऐसे आपका दोस्त कह दिया कि कल सुबह 6 बजे आ जाना मेरे घर, तो आप सुबह 6 बज भी गया, आप जगे भी नहीं, सोए रह गए 10 बजे तक, आप जगे ही नहीं। लेकिन बाबू जिस दिन आपका पेपर होता है उस दिन बिना घर का कोई सदस्य बिना जगाए आपको, हर तरीके 5 बजे से पेपर हुआ तो 3 बजे से जग के एकदम तैयार बैठे हो, हर तरीके अपने आप नींद खुल जाता, ऐसा कैसे हुआ। तो ये किसकी वजह से हुआ, इस पिनियल ग्रंथि के द्वारा। इस पिनियल ग्रंथि ही आपको वह फिर से बार बार संकेंद्रण दिलाती है, बार आपको जगा देती है कि भाई साहब आज पेपर है, ठीक है ना। बिना घर में किसी सदस्य के बोले ही आप जग जाते हो, तो ऐसा क्यों हुआ, तो ये पिनियल ग्रंथि के द्वारा हुआ। इसी वजह से इस पिनियल ग्रंथि को क्या कहते हैं, जैविक घड़ी कहते हैं, तृतीय नेत्र कहते हैं और छठी इंद्री के रूप में जाना जाता है। समझ में आया। बिना घड़ी देखे 5 बजने वाला, 5 बजे हम जग जा, 5 बजे जग जा, कोई काम आप बार बार कर रहे हो, 10 बजे मुझे सुबह रात में सोना है, सुबह 5 बजे ही जग जाना है, 2-4 दिन 5 दिन 10 दिन 15 दिन करने के बाद आप एग्जैक्ट उसी टाइम पर जग जाते हो बिना अलार्म के, कैसे, तो ये कैसे संभव हो पाया, तृतीय नेत्र, जैविक घड़ी और छठी इंद्री के माध्यम से ही ये संभव हो पाया, ठीक है ना। तो ये आपको ध्यान में रखना है, इसी वजह से इसकी ये सारी विशेषताएं। अब एक पॉइंट और बन जाता है कि बाबू अब इन सब में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है और सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है, इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा लिख लेते हैं। ये आपने नोट कर लिया होगा। अब लिखो छोटा सा, लिखो सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि और सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि। लिखो जो थायराइड ग्रंथि है और जो पीनियल ग्रंथि है, देखो यह शरीर की थायराइड ग्रंथि के बारे में लिखो, यह शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है, अंतःस्रावी ग्रंथि है, स्रावी ग्रंथि है, ठीक है। यह शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है। लिखो पीनियल ग्रंथि के बारे में, यह शरीर की सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि है, यह शरीर की सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि है, सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि है, अंतःस्रावी ग्रंथि है, ठीक है ना। तो ये भी आप नोट कर लो लगे हाथ। उसके बाद हम लोगों का ग्रंथि हार्मोन्स वाला